दारुल उलूम देवबंद ने बारातों में मुस्लिम औरतों के शामिल होने के खिलाफ फतवा जारी किया है। दारुल उलूम देवबंद ने शादी समारोह में महिलाओं और पुरुषों के एक साथ खाना खाने को भी नाजायज बताया था। दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया गया था कि आमतौर पर घर से निकाह के लिए जब दूल्हा बारात लेकर निकलता है तो बारात में नाच गाने के साथ ही परिवारों और रिश्तेदारों के साथ साथ जान पहचान की महिलाएं भी शामिल होती हैं। इस पर दारुल उलूम ने बारात में औरतों और आदमियों के एक साथ जाने को गैर इस्लामी बता दिया। दारुल ने कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब दिया है कि औरतों को बारात के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से ढोल बाजे डीजे नहीं बजाने चाहिए। तो ये फतवा जो है दारुल ने दिया है बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, दारुल उलूम देवबंद अपने अजीबोगरीब फतवों के लिए चर्चा में रहता है। इस फतवे को मुस्लिम समाज कितनी गंभीरता से ले रहा है? ये कोई पहला मौका नहीं है जब दारुल उलूम द्वारा अजीबोगरीब फतवा दिया गया है। इससे पहले भी दारुल उलूम देवबंद द्वारा इस तरह के फतवे जारी किए जाते रहे हैं। अगर इस फतवे की बात करें तो देवबंद के ग्राम फुलासी निवासी नजम गौड़ ने एक देवबंद के शिक्षा विभाग से सवाल किया था कि आमतौर पर घर से निकाह के लिए जब दूल्हा बारात लेकर निकलता है तो बारात में नाच गाने के साथ ही परिवार और रिश्तेदारों के साथ साथ जान पहचान की महिलाएं भी शामिल होती हैं। क्या इस तरह की बारात ले जाने की शरीयत में इजाजत है? जिसके सवाल पर ये फतवा जारी करते हुए कहा गया कि जो ढोल बाजे और महिलाओं व पुरुषों का एक साथ बारात में जाना शरीयत इस्लाम में नाजायज है, जिससे बचना चाहिए। फतवे में ये भी कहा गया है कि यह दुल्हन को विदाई के वक्त ले जाना हो तो दूल्हे के साथ घर के 2 या 3 लोगों को जाना ही काफी है। तो ऐसे में इससे पहले भी दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया था। बिल्कुल राजीव, तो ये फतवे लगातार जारी होते हैं, अजीबोगरीब फतवे होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव त्रिपाठी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव जी, इस फतवे के बारे में आप क्या कहेंगे? नाम राकेश त्रिपाठी है। जी राकेश जी बताइए। देखिए, ये जिस तरह के फतवा आज दारुल उलूम देवबंद का है, इससे पहले भी बहुत सारे फतवे दारुल उलूम देवबंद ने महिलाओं के संदर्भ में दिए हैं। इससे इस जहनियत का पता चलता है कि महिलाओं के कितना विरुद्ध है और किस प्रकार से संकीर्ण मानसिकताओं से ग्रसित है। महिलाएं फुटबॉल का मैच न देखें, महिलाएं नेल पॉलिश न लगाएं, महिलाएं ब्यूटी पार्लर न जाएं, यानी कितने अलग अलग प्रकार के फतवे ये महिलाओं पर ही जारी करते हैं। इनमें साहस नहीं है कि इस प्रकार के फतवे पुरुषों के विरुद्ध जारी करें। ये जानबूझ करके कट्टरपंथी तत्व है जो समाज में संकीर्ण मानसिकता को पनपाने का काम करते हैं और ऐसे लोगों की कठोरता से मजम्मत होनी चाहिए। पूरे समाज को इस पर कठोरता से टिप्पणी करनी चाहिए। दारुल उलूम देवबंद के फतवों को वैसे भी अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। राकेश जी, ये बात तो ठीक है कि इन फतवों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन फतवों का विरोध तो होता है। संदेश क्या जाता है? बार बार ऐसे फतवे जारी होते हैं, इस पर रोक तो नहीं लगती है? एक जोरदार तरीके से विरोध होना चाहिए, पुरजोर विरोध होना चाहिए और पूरे समाज को, मुस्लिम समाज को विशेष करके और मुस्लिम महिलाओं को इनके विरुद्ध पूरी कठोरता से खड़ा होना चाहिए। क्योंकि लंबे समय तक गुलामी की जंजीरें जकड़ने का जो प्रयास दारुल उलूम देवबंद करता रहा है, जिस जहनियत का वो परिचय देता रहा है, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती है। और भारत में लोकतंत्र है, यहाँ पर संविधान लागू है, संविधान से सब अधिकार प्राप्त है। बावजूद इसके अगर ये किसी को तय करें कि कौन बारात में जाएगा, कौन फुटबॉल का मैच नहीं देखेगा, ये इस प्रकार की जहनियत, ये कोई भारत आज इस्लामिक मुल्क नहीं है कि इस प्रकार की आप जहनियत लेकर के अपना कोई सोच प्रदर्शित करें और जनता उसको स्वीकार करे। ऐसे लोगों की पूरी कठोरता से मजम्मत होनी चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाना चाहिए। राकेश जी, आप बोल रहे हैं सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सवाल ये भी खड़ा होता है कि 21वीं सदी में हम हैं और महिलाओं ने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी ऐसे फतवे जारी होते हैं और लोग ऐसे फतवों को मानते भी हैं। देखिए, दारुल उलूम देवबंद ने इससे पहले भी, ये देवबंद की जो मानसिकता है ना, ये देश विश्व भर में जहां जहां भी है, ये इसी प्रकार की अपनी मानसिकता दिखाते रहे हैं और इसको लेकर के अलग अलग प्रकार की इस तरह बातें करते रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार चिंता जताता रहा हूँ। अभी गिरिराज सिंह जी ने भी कुछ दिनों पहले चिंता जताई थी कि देवबंद से तमाम प्रकार के ऐसी संकीर्ण मानसिकता के लोग निकलते हैं जो आगे जाकर के कट्टरपंथी होकर के देश विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त हो जाते हैं। ये जहनियत कहीं ना कहीं देश को एक ऐसे राह पर लेकर के जाती है, ऐसे नौजवान तैयार करती है जो देशभक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस तरह की जहनियत पर वही रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये आगे जाकर के ये चिंगारी शोला बने, ऐसे उससे देश को नुकसान पहुंचने की संभावना बनती है। ऐसे लोगों की पूरी मजम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा में आज 3 तलाक रोकने के बिल पर चर्चा होगी। इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में हाजिर रहने के लिए व्हिप जारी किया है।
बीजेपी जहां इस बिल को 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, वहीं कांग्रेस के साथ कई विपक्षी पार्टियां इसके दुरुपयोग की आशंका जताकर बिल में संशोधन की मांग कर रही हैं। वैसे ये बिल एक बार पहले भी लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा ने कुछ संशोधनों के साथ इसे वापस कर दिया था। ऐसे में इसे लोकसभा से दोबारा पास होना जरूरी है। जो महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाया इतने वर्षों से और एक ट्रिपल तलाक का एक अत्याचार उनके ऊपर होता रहा, तो इस रूढ़िवादी पद्धति को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, समाप्त किया जा सके, उसकी तरफ एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्रखर कदम होगा मोदी सरकार का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, ट्रिपल तलाक नल एंड वाइड। आज भारत की धरती पर कोई अगर ट्रिपल तलाक देता है तो वो अवैध, कानून की नज़र में जीरो है। परंतु मोदी साहब की न नीत ठीक है न नीयत ठीक है। वो मुसलमानों के, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, हित ऐसी नहीं है उनके। थोड़ा सा उन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर ज़रा सा उसमें चेंज ज़रूर किया है, जो पिछली बार पारित नहीं हो सका, मगर फिर भी उसमें पति के लिए जो 3 वर्षों की शिक्षा, जहाँ के अवेलेबल कर दिया गया, 3 वर्षों की शिक्षा का जो प्रावधान है वो महिला के हक में नहीं है। मैं कानून मंत्री से ये कहना चाहूँगा, जो मैंने बार बार कहा है इससे पहले भी, कि जब कोई मुसलमान पुरुष अपनी पत्नी को एक सांस में 3 बार तलाक कहता है, तो आज हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक वो तलाक होती नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, वो कानून है। ये बात एक अवश्य सोचने की है कि क्या इसमें वास्तव में महिलाओं का अधिकार देने के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून ला रहे हैं। ये महज केवल एक दिखावा है और समाज में एक फ्रिक्शन पैदा करने के लिए इसे पूरा कानून है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से ही एक ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक मजबूत कानून लाने के पक्षधर है, और आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है ये हमारे जो संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनके भी खिलाफ है और अन इस्लामिक भी है। और उन्होंने स्वयं ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने अपने जजमेंट में, कि इस पे एक नया कानून लेके आना चाहिए संसद को और सरकार को। तो सरकार उसी दायित्व को निभा रही है। मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार वचनबद्ध है। इसलिए 2017 के अंदर जब ये बिल आया था तब लोकसभा में तो पास हो गया, किंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, हमारी मेजॉरिटी नहीं थी इसलिए, और कांग्रेस ने तब इसका विरोध किया था। तो सरकार क्योंकि कमिटेड है तो वो ऑर्डिनेंस उसने जारी किया और अब लोकसभा के अंदर वो बिल लेके आई है, इसलिए हम इसको व्हिप जारी किया है। हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने महिलाओं के रक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकार सबको बराबर से मिल सके, इसके लिए हमेशा प्रयास किया है। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना अभिमत दे दिया है तो निश्चित रूप में सब महिलाओं को बराबरी से मिले, जिसमें हमारी मुस्लिम बहनें भी हैं, उसमें हर्जा क्या है। आएगा प्रस्ताव, निश्चित रूप में उस पर चर्चा होगी, पास होगा, लेकिन अधिकार मिलना चाहिए, इसके पक्ष में है। एहतेशाम हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। एहतेशाम, संशोधित बिल जो है उस पर चर्चा होनी है और विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस का रुख क्या रहता है इस चर्चा में, ये अहम बात होगी। देखिए, आज कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर जो कांग्रेस के एक नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करने की बात कही है कि वो इस मामले में एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे पार्लियामेंट में, और उसमें उन्होंने कुछ संशोधन की बात की है। जो मौजूदा बिल है उससे भी कांग्रेस पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है और वो चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव हो, और जो बदलाव हो वो इस मामले में है कि अगर
कोई कंप्लेन करता है, कोई महिला कंप्लेन करती है या कोई थाने में केस दर्ज होता है ट्रिपल तलाक का कि किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक सांस में 3 बार तलाक कह दिया, तो उसमें उसे सीधे जेल हो जाता है। तो इससे कांग्रेस पार्टी को और कुछ लेफ्ट पार्टीज भी हैं, उनको भी ऐतराज़ है। उनका कहना है कि ये महिला के लिए और काउंटर प्रोडक्टिव होगा, यानी कि उनको नुकसान होगा। अगर कोई पति जेल चला जाता है तो फिर वो संबंध बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और अगर जेल में वो रहता है तो फिर बच्चों का क्या होगा, पत्नी का खर्च कैसे चलेगा। तो इन सभी चीज़ों को, इस बदलाव को लेकर कांग्रेस पार्टी आज पार्लियामेंट में अपनी बात रख सकती है, और इसीलिए इसमें शशि थरूर को आगे किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिल्कुल एहतशाम, जो आप जेल जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 संशोधन इसमें किए गए हैं जिसके बाद जो है ये बिल पर चर्चा होगी, और इसमें तो पहले जमानत नहीं थी, और जो संशोधन किया गया है उसमें मजिस्ट्रेट के कहने पर जमानत मिल सकती है। तो ये तो संशोधन किया गया है इसमें। हाँ बिल्कुल, और यही बात बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है, और प्रधानमंत्री ने खुद एक हफ्ते पहले अपने भाषण में, अपने सभा में भी ये बात कही है, और उनका ये मानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो मुस्लिम महिलाओं को एक सौगात, एक गिफ्ट के तौर पर ये कानून देना चाहते हैं। लेकिन वहीं जो इसका दूसरा पक्ष है, उनका कहना है कि अगर पति जेल चल जाता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश है उसमें रिकंसाइल करने की, यानी कि दोनों पक्षों में आपसी मशवरा करने की बात कही गई है, और तलाक आखिर में रखा गया है। तो ये यहाँ पे कोई रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा है, और एक बार पति जेल चल जाता है, हालांकि उसे बेल मिल सकती है, लेकिन अगर वो जेल चला जाता है तो फिर संबंध ऐसे नहीं होंगे कि पति पत्नी एक साथ रह पाएं। ये एक तर्क दिया जा रहा है। ये तर्क कितना सही है, ये तो जब कानून पास हो जाएगा, तब ये जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका तब पता चल पाएगा, लेकिन अभी यही तर्क दिया जा रहा है। बिल्कुल एहतशाम, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने 3 तलाक बिल को मुस्लिम महिलाओं का अधिकार बताया है। उन्होंने विपक्षी दलों से बिल के समर्थन की अपील की है। साथ ही मोहसिन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ऐसी संस्थाओं को सरकार को ब्लैकमेल करने वाली संस्था बताया, और कहा कि इनकी फंडिंग की जांच भी होनी चाहिए। ट्रिपल तलाक से अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 10 से 15 करोड़ महिलाएं, हमारी बहनें, जो इस कहना चाहिए इससे उनका ट्रिपल तलाक से शोषण हो रहा है, और इसका गलत उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये शरीयत का पार्ट नहीं है। और पूरे और कोई भी देशों में, सारे जो इस्लामिक देश हैं वहाँ पर भी इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये शरीयत का पार्ट नहीं है। इसलिए इसको ख़त्म करना और महिलाओं को न्याय दिलाना ये सरकार का काम होता है, और हम सारे दलों से भी ये मांग करेंगे कि वो उससे ऊपर उठकर, अपनी राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं को न्याय दिलाने में, महिला को सशक्त करने के लिए इस बिल का सहयोग करें। बीजेपी नेता राम माधव ने एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2019 के चुनाव के लिए बीजेपी पूर्वी और दक्षिण भारत में कुछ नई पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है। साथ ही राम माधव ने कहा कि बीजेपी इसके अलावा ग्रैंड अलायंस के बारे में भी विचार कर रही है, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी हो सकते हैं। पांच राज्यों के चुनाव में हमको डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ था, विशेषकर जो 3 राज्यों में हम सरकार में थे वो तीनों राज्यों को हारना हमारे लिए तो का कारण जरूर है। पार्लियामेंट चुनाव में मैं मानता हूं कि पूरा अलग डायनामिक के साथ बीजेपी और एनडीए जनता देश के सामने जाएगी। मोदी जी का लीडरशिप और मोदी जी के 5 साल के सरकार का कामकाज, इसका कोई सामने खड़ा होने की क्षमता आज किसी दल के पास नहीं है। किस महागठबंधन की बात आप कर रहे हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि इस समय 2 गठबंधन बन रहे हैं। एक महागठबंधन की बात काफ़ी दिन से चल रही थी, तो अचानक एक तीसरा भी गठबंधन की बात आने लगी। अब चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वे भी अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में होता है, हम देखेंगे कैसे ये गठबंधन वाला सारा टेक शेप अप करेगा। विक्रांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, जो राम माधव कह रहे हैं ग्रैंड अलायंस की बात वो कर रहे हैं, उनके इस बयान को कैसे लिया जाए?
देखिए, इस बयान से साफ ये दिखाई देता है कि एनडीए अपने नए साथियों की तलाश में है, क्योंकि पिछली बार 2014 की अगर हम बात करें तो हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी को एक बड़ी सफलता मिली थी। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, कई ऐसे राज्य थे जहां उन्होंने विरोधियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन इन 5 सालों में स्थिति थोड़ी बदली है और जिस तरीके के 3 राज्यों के नतीजे आए, जो तीनों हिंदी हार्टलैंड कहा जाते हैं, उनके जो नतीजा है उससे निश्चित तौर पर बीजेपी एक परेशानी में, और बीजेपी को अब ये दिखाई दे रहा है और एनडीए की, अगर हम एनडीए का विस्तार उन जगह करेंगे जहां पर बीजेपी ने 2014 में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, तो शायद जो यहाँ पर जिन सीटों की का नुकसान होगा उसकी भरपाई दूसरे इलाकों में की जा सकेगी। दक्षिण की जो बात राम माधव कह रहे हैं उसे उसी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। बीजेपी और एनडीए, बीजेपी की कोशिश है कि एनडीए का कुनबा दक्षिण में विस्तार करे ताकि दक्षिण में उन सीटों की भरपाई की जा सके जिनकी उत्तर में उसे नुकसान होने की आशंका है। तो बीजेपी इसी दिशा में बात कर रही है, लेकिन कौन नए साथी होंगे, किनके साथ नए गठबंधन बनेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तमिलनाडु की, वहां की जो सबसे बड़ी पार्टी इस समय भले ही विपक्ष में है, डीएमके, वो ये साफ कर चुकी है कि वो महागठबंधन का हिस्सा होगा। तो बीजेपी की कोशिश अब दक्षिण में अपने पैर पसार कर उत्तर के नुकसान की भरपाई करने की है। बिल्कुल विक्रांत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। नोएडा के पार्क में नमाज पर रोक लगाने के मामले में देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा ने प्रशासन के फैसले का समर्थन किया। उलेमा ने नोएडा प्रशासन को अपने फैसले पर दोबारा सोचने की सलाह भी दी। कारी इसहाक गोरा ने इसके लिए दलील दी कि नमाज अदा करने में लंबा समय नहीं लगता, 15 से 20 मिनट में सभी पूरे कर लिए जाते हैं, नमाज पूरी हो जाती है, जबकि दूसरे धार्मिक आयोजन पूरी रात चलते हैं। वहीं एएमयू छात्र संघ ने 2019 चुनाव के मद्देनजर नमाज को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। मुसलमानों का जो धार्मिक कार्यक्रम होता है, यानी नमाज का आयोजन होता है, नमाज पढ़ी जाती है, तो उसमें कोई इतना लंबा वक्त नहीं लगता। मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट में तमाम फराइज अंजाम कर दिए जाते हैं। दूसरे धार्मिक चीज़ों पर आमतौर पर देखा गया है कि कई घंटे और पूरी रात उस पर कार्यक्रम होता है। ऐसे कार्यक्रम को जहाँ तक है प्रशासन को मना करना चाहिए था। अगर कोई दूसरे धार्मिक के हैं जो मुख्तसर टाइम में, यानी शॉर्ट टाइम में अपने इबादत की जो चीज़ें हैं उसको अंजाम दे देते हैं, उनको इजाज़त देने में मना नहीं करना चाहिए। जो नोएडा का मसला चल रहा है नमाज पर जो पाबंदी का, वहाँ पर लोग नमाज 2013 से अदा कर रहे थे और हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हर धर्म के लोगों को आज़ादी है अपने मजहबी कामों को अंजाम देने के लिए। अभी तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, पिछले कुछ दिनों से लगातार उसको टारगेट किया जा रहा है। और भी धर्म के लोग हैं जो सड़कों पर अपने त्योहारों को अंजाम देते हैं, सड़कें जाम हो जाती है, उस पर तो किसी ने कभी आपत्ति नहीं जताई। यूपी में एनडीए में शामिल अपना दल एस की नाराजगी बीजेपी से कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अपना दल के कोटे से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल तब तक किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। अपना दल की तरफ से आरोप लगाया गया है कि मिर्जापुर में बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रमों से दूर रहते हैं, इसलिए जब तक बीजेपी के केंद्रीय नेता प्रदेश के मामले में दखल नहीं देते तब तक अनुप्रिया पटेल भी सभी सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगी। हमारी पार्टी ने कल के घटनाक्रम के बाद एक निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी कार्यक्रम में माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी और मैं स्वयं तब तक नहीं जाएंगे जब तक केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी हमारी शिकायतों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए 15 साल तक नंगे पैर रहने वाले कार्यकर्ता को अपनी मौजूदगी में जूते पहनवाए। 15 साल तक कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए मेहनत करने वाले दुर्गालाल किरार राजगढ़ के रहने वाले हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह भी इस मौके पर किरार के साथ कमलनाथ के घर पहुंचे थे। कमलनाथ ने किरार के जूते पहनने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। 15 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की और इस सत्ता में वापसी के लिए आम लोगों की तप और तपस्या भी काम आई। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं दुर्गालाल किरार, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने के लिए 15 सालों से चप्पल या जूते ना पहनने का संकल्प लिया था और आज वो मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिले हैं। आपने संकल्प लिया था कि जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाती है तब तक आप चप्पल नहीं पहनेंगे, तो कितना
मुश्किलें आई आपको? बहुत मुश्किल है चलने में, कांटे वाटे सब लगते, गर्मी में गर्मी, सियाला में सर्दी लगती थी, लेकिन फिर भी हमने ये नहीं आ रहा। कड़ा संकल्प क्यों लिया? क्या लगा था आपको कि कांग्रेस की ही सरकार? हमने ये लिया था जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं पड़े मध्य प्रदेश में। सोचा था हमारे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के आने की वजह से हमने। अच्छा, तो अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने आपको जूते पहनवाए हैं, कैसे उन्होंने आपकी प्रतिज्ञा को आज पूरा करी? किया? उनने, हमने प्रतिज्ञा करी थी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने, जब तक नहीं पहरा, उनने आज स्वयं पहरा है। उनने दिग्विजय सिंह जी ने और कमलनाथ जी ने, दो ने साथ में उप के वही। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पुलिस भर्ती की परीक्षा देकर लौट रहे एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये छात्र अपने एक चचेरे भाई के साथ आया था, जहां उनका किसी आदमी से मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने उन पर चाकू से हमला बोला। यह हमला उन पर सरेआम भीड़भाड़ वाले इलाके में किया गया। इस हमले में दोनों बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि बाद में परीक्षा देने आए छात्र की मौत हो गई, जबकि उसके चचेरे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक का नाम था प्रेम शानू गौड़, उम्र 21 साल, और दूसरे का नाम है देव शर्मा, उम्र 30 साल, और दोनों को स्टैब इंजरी है। और एक जो पेशेंट थे हमारे प्रेम शानू गौड़ 21 साल के, वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। उनके दिल के नीचे किसी नुकीली चीज़ से वार किया गया था।